अब बात करते हैं प्राइम सिक्योरिटीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर एन जयकुमार से, जो इक्विटी रिसर्च में एक अथॉरिटी की तरह माने जाते हैं और उनसे समझते हैं कि इस समय मार्केट में क्या व्यू बनाना है। जेक्स, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप आपकी तबीयत बिल्कुल सही है। क्या लग रहा है मार्केट देखकर? एक क्या सेंस बन रही है कि जो पिछले 2 महीने की करेक्शन हुई उसमें एक हार्ड बॉटम बना, एक ख़राब खबर के साथ मार्केट ने एक बॉटम बनाया? एक्चुअली ख़राब खबर तो एक बात है, दूसरा बहुत बड़े वॉल्यूम्स के साथ मार्केट ने बॉटम बनाया है एक्सपायरी वाले दिन। एंड मेरे को एक और इसमें बात नज़र आ रही है कि बहुत लोगों का जितना नुकसान हुआ है ये लास्ट 3-4 हफ्ते में, जितना शायद इन लोगों ने पैसा 1.5-2 साल में बनाया था वो सब निकल गया। दैट इज़ द जनरल फीडबैक जो हमको मिल रहा है। यानी कि मार्केट ने सबको एक बार तो एज दे से सौदा बराबर करने में मजबूर कर दिया। और जब ऐसी बात आती है तो फॉरेनर्स का भी सेलिंग क्लाइमैक्स हुआ, बैड न्यूज़ का भी जो एक अनएक्सपेक्टेड बैड न्यूज़ था, जैसे अडानी बोल लो, या ये जो स्पेट ऑफ रेगुलेशंस जो सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है काफ़ी कंस्ट्रिक्टिंग है, बहुत रिस्ट्रिक्टिव है ये, एंड कुछ चीज़ों को शायद उनको वापस रीलुक करना है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉम्बिनेशन से मार्जिन्स के कुछ 1300 स्टॉक्स निकाल दिए इन लोगों ने मार्जिनेबल लिस्ट से, या अडानी के ग्रुप के बारे में बैड न्यूज़ आया, तो ये सब चीज़ों का वन टाइम ऐसा इम्पैक्ट आया कि मतलब पीपल हैड टू स्क्वायर ऑफ देयर पोजीशंस। दीज नॉर्मली सिग्निफाई इन अ बुल मार्केट वेयर पीपल डोंट फील रिच बट मार्केट्स मेक दीज इंटरमीडिएट बॉटम्स ऑफ दिस काइंड। तो मुझे लग रहा है कि बहुत अग्रेसिव बॉटम मतलब बना है ये बिलो 24,000, 23.5, 24 के रेंज में। और इट वुड नॉट सरप्राइज मी कि अगर नेक्स्ट 6 वीक्स इनटू जनवरी वी मे एक्चुअली मेक एंड रीअटेम्प्ट द ओल्ड हाइज अगेन। एफआई सेलिंग की आपने बात की, उसमें काफ़ी हद तक ब्रेक लगने की आपने बात की। तो अब HDFC बैंक इस पर लेकर क्या व्यू बन रहा है और बैंक्स क्या यहाँ से लीड कर सकते हैं? आई थिंक द नेक्स्ट बुल मार्केट लीडर्स, क्योंकि हर कोर्स के अलग घोड़े होते हैं, तो मुझे लग रहा है कि 3 स्पेसेस आई कैन थिंक ऑफ। वन इज़ क्लियरली द PSU स्पेस, डिफेंस है, PSU बैंक्स हैं, एंड स्पेसिफिकली आई फील बैंक्स लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. So in addition to these PSUs, I would say banks. In the banks, I think the two biggest, HDFC and SBI, could lead the way forward. तो ये these are two sort of spaces I can think of. Plus अगर ये ट्रम्प का इम्पैक्ट हम देखते हैं तो काफ़ी restrictions चाइना भी हटा रहा है एक्सपोर्ट्स में to come back into the world without tariffs in some sense. तो मुझे लग रहा है कि metal space can also be hugely benefited. And other than that, because in the US, they are looking for lowering the cost of everything. The generics pharma space could be hugely benefited. So generics pharma, metals, banks, and the PSU space. So ये मुझे लग रहा है could be the pillars for the next bull market. Okay. इसमें कोई स्पेसिफिक्स जो आप थोड़ा और डिस्कस करना चाहें, क्योंकि बहुत बड़ी स्पेसिस हो गई है। आपकी मुस्कुराहट ये बता रही है कि स्टॉक स्पेसिफिक बात करना चाहिए। अगर आप करना चाहें विद डिस्क्लेमर। नहीं, डिस्क्लेमर मैंने स्टेट बैंक और HDFC का जिक्र किया था, तो इसमें मेरा इंटरेस्ट आप मान के चल सकते हो, लेकिन आई थिंक दीज रिप्रेजेंट वेयर द मनी इज मूविंग, क्योंकि इतने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओनली बिकॉज इट वाज ऑलवेज बीन अहेड, but it falls into the PSU basket as well as the banking basket. So I think it could be a huge beneficiary of both. अच्छा, कल मार्केट ने एक व्यू लिया जेक्स की, वो जो खराब GDP का नंबर आया जो वाकई में एक शॉकर था, मतलब किसी के लिए भी, चाहे सबसे खराब जो एस्टिमेट था उसके लिए भी शॉकर था कि अब गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं बट टू गो ऑल आउट। और कल मार्केट ने सीमेंट, रियल एस्टेट, इन सब पॉकेट्स में, कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स में थोड़ी सी बाइंग की शुरुआत की। ये कुछ ऐसी स्पेसेस रही हैं, कंजम्पशन स्पेस, जहाँ पर अर्निंग सीजन भी काफ़ी ख़राब था, तो कुछ हद तक शायद मार्केट को पता था कि ये डेटा पॉइंट्स तरीके के रहने वाले हैं। लेकिन क्या इज इट टू सिंपलिस्टिक इन स्टॉक्स में बाइंग करना, क्योंकि जब तक वो रिफ्लेक्ट ना हो अर्निंग्स में, क्या यहाँ पर बाइंग करना ठीक रहेगा? इसमें ऐसा है कि हम लोग शॉकर तो बोलते हैं, लेकिन 2 मिनट के लिए अगर ये देखें कि लास्ट 13 साल में दिस इज़ द लोएस्ट स्पेंडिंग द गवर्नमेंट हैज़ डन इन द फर्स्ट 7 months.
नॉर्मली स्पेंडिंग इज़ फ्रंट लोडेड, यहाँ पर तो इतना अग्रेसिवली रियर लोडेड है कि वो स्पेंडिंग के लैक ऑफ स्पेंडिंग के कारण ही मेरे हिसाब से जो स्ट्रेस आया है, वेदर इट्स MFI स्ट्रेस विच इज़ गॉट एग्जैजरेटेड और इट इज़ द लैक ऑफ कैपेक्स, प्राइवेट सेक्टर हैजंट गॉट केप्ट पेस। तो ये सब कारण के दिस नंबर वाज बैड। कितना बैड होगा ये, इसमें एक माइनिंग और मिनरल्स की बात आई थी विच इज़ बीन अ पर्टिकुलरली बैड नंबर बिकॉज द प्रीवियस ईयर माइनिंग एंड मिनरल्स वर मच बेटर देन नॉर्मल। सो उस अगर वो एडजस्टमेंट भी ले ले फिर भी नंबर वाज बैड, बट इतना ख़राब नहीं आपको दिखेगा। तो मुझे क्या लग रहा है, जैसी गवर्नमेंट स्पेंडिंग अब मेरे हिसाब से शुरू हो चुकी है अभी, बट आपका इसको इम्पैक्ट दिसंबर जनवरी में अग्रेसिवली मिलेगा आपको। एंड इसमें क्या आपको करना चाहिए कि यू शुड द फर्स्ट साइन जो स्पेंडिंग का आता है वो रूरल इकोनॉमी में आता है, रूरल स्पेंडिंग में आता है। MFI स्पेस में जो राहत वो सीख कर रहे हैं वो दे विल बी एबल टू गेट दैट रिलीफ। तो मुझे लग रहा है कि कीपिंग दैट इन माइंड, इफ यू सी सम ऑफ द बैंक्स हैव बीन बीटन, जिनका एक्सीडेंट्स हुए थे पिछले क्वार्टर में, एक्सीडेंट्स वो बोलते इसलिए क्योंकि MFI स्पेस में थे और MFI स्पेस में थे, लेकिन आज भी कुछ MFI बैंक्स ऐसे हैं जो 1.2 से 2 टाइम्स बुक में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर ट्रेडिंग एट बिलो बुक इन सम केसेस। तो आई थिंक देयर आर अपॉर्चुनिटीज दैट वन शुड लुक एट। लेकिन इसमें क्या आप ये मानते हैं कि वो जो पेन थी MFI की वो एक ट्रांजिएंट पेन थी या फिर थोड़ा सा आगे जाकर और मैग्नीफाई होगी? क्योंकि अगर ऐसा है तो सिर्फ वैल्यूएशन पर नहीं लेंगे स्टॉक्स लोग, अगर वाकई में बुक में पेन है, वाकई में अर्निंग्स पर प्रेशर आने वाला है। इसमें दो चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। जो स्टॉक्स को मार्केट ने बीट डाउन किया है वो इसलिए किया था ऑल्सो बिकॉज इट केम एट अ वेरी बैड मार्केट टाइम, तो पीपल का फोर्स लिक्विडेशन हुआ। सो द वे आई वुड लुक एट इट इज MFI स्पेस में बैंक्स में तो सिर्फ MFI का ही पोर्टफोलियो मिलेगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जहाँ 7 या 8% एक्सपोजर है उसमें अकाउंटिंग के कारण, बिकॉज ऑफ द स्लिपेज हैपन्स, अकाउंटिंग यू हैव टू टेक द प्रोविजन, but the provision at the end of the day, I'm not saying it is transient, I think it is transient to the extent that spending has not opened up, but एक बार spending आ जाए उसके बाद भी अगर ये रिलीफ नहीं दिखता है then there is a real problem. But जहाँ तक मेरा मानना है, इतना लो फ्लो ऑफ मनी इन द रिटेल इकोनॉमी, इन द रूरल इकोनॉमी बहुत सालों के बाद दिखा है, इसलिए ये पेन मैग्नीफाई हुआ है। तो Q3 और Q4 के बीच में बॉटमिंग आउट होके, प्लस ये आप देखिएगा when banks trade below book, it is implying that they are going to declare losses. That's why the book is going to come down. But that is not the case if you see the banks that have been beaten. And there are opportunities here you must see where banks are adding to profits every quarter, maybe lower amount because of provisioning, but the opportunity is there in private sector banks for you to take a call. मेरे को लगता है कुछ select banks में 40-50% यहाँ से आपको वृद्धि मिल सकती है। फिर ओके अच्छा सर, मैं एक ऐसे स्पेस पे आपकी राय लूँगा जिसमें हमने इस 2 महीने में इनके करियर का सबसे बड़ा प्राइस डैमेज देखा, दैट्स FMCG। आपसे बात कर रहा हूँ तो उस वक्त निफ्टी FMCG डे हाई पर है। अब आपका व्यू क्या है सर FMCG पे? ये प्राइसेस क्या एज ए इन्वेस्टर अप्रोच करना चाहिए, इनको कलेक्ट करना चाहिए? FMCG जहाँ तक है, पहली बार मेरे हिसाब से दशकों के बाद बिग डिसरप्शन हैज हैपेंड थ्रू क्विक कॉमर्स एंड द न्यू एज कंपनीज। तो FMCG stocks have continued trading price-wise at the same. Growth has been limited, and the new age companies have shown not just growth, maybe they have not shown profits, but they have shown top-line growth. And market shares in certain pockets have been taken away by what I call the disruptor economy. So जो disruptor economy है, यानी कि जो existing norms या existing तौर तरीके को ज़बरदस्त तोड़ के नए तौर तरीके से आइटम्स पहुंचाता है लोगों को, दैट पर्टिकुलर इकोनॉमी विच इज़ द न्यू एज इकोनॉमी, मेरे हिसाब से हैव क्रिएटेड अ फेयर अमाउंट ऑफ डिमांड फॉर FMCG रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स। तो यू नो द यूजुअल सस्पेक्ट्स, न्यू नेम्स हैव बीन लिस्टेड रिसेंटली। तो अगर FMCG में मंदी आई है, ये एक कारण तो अर्निंग्स का है, दूसरे कारण ये डिसरप्टर जो है उसका इम्पैक्ट हमने लिया नहीं है। और अगर ये दोनों अगर आप लेते हो तो आज भी FMCG स्टॉक्स में जो बहुत महंगे नज़र आते हैं, और थोड़ा बहुत रिटेल सेक्टर ने भी थोड़ा में पैसा गया है एज अ प्रॉक्सी फॉर रिटेल। सो FMCG बाय इटसेल्फ यू कैन नॉट टेक इट एज द ओल्ड स्टॉक्स, द स्टॉक्स ऑफ द पास्ट। आई थिंक वो पूरा नज़रिए में मतलब काफ़ी तब्दीली आई है। ओके अच्छा सर, अभी हाल ही में एक
कंपनी द्वारा प्रोडक्ट लॉन्च किया गया, मैं M&M की बात कर रहा हूँ, जिसने मेरे ख्याल से पोस्ट कोविड ऑटो की लीडरशिप को अपने पास रखा। वो अपने ईवी के 2 प्रोडक्ट्स के साथ आए और जो उनका स्पेस बैकएंड था ईवी का, उसको भरने की कोशिश करी। महिंद्रा एंड महिंद्रा इन आइसोलेशन विद दिस लॉन्चेस, और क्योंकि ईवी पोर्टफोलियो पहले ये टाटा मोटर्स का काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। आपका व्यू क्या है सर? अब M&M के पास पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, टाटा मोटर्स जो कि पहले से ईवी पे काफ़ी था, और मारुति स्टिल विच इज़ कैपिटलाइजिंग ऑन हाइब्रिड, आपका इस वक्त प्रेफर्ड क्या होगा इस वक्त? I think M&M should be seen outside of the auto portfolio as well. I have not been a great bull on the auto sector, but on M&M, because there's an unlocking of various parts, reallocation of capital, and उसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है. Market is trading at a multi-year lifetime high. I mean, not multi-year, it's a lifetime high. And if you take the last 3-4 years, it has gone up almost 4-5x under the new management. और new management के हम actually मैं तो बहुत बड़ा fan हूँ of the way they have looked at it. I think Anish has done an absolutely wonderful job. कि on one hand product portfolio rationalize किया, capital allocation की बात पहली बार बिल्कुल खुल के की, और existing portfolio में जो बोलते हैं stress, जो sweating the assets हैं, उसको भी बहुत बढ़िया किया है. So keeping all this in mind, M&M has been a darling for the markets. और मेरे हिसाब से it is not just auto, but the entire I think engineering, exports, auto ancillary space, everything is captured in some form in M&M. तो मुझे तो उसमें rural economy more importantly, which is the entire tractor segment. So keeping all this in mind, I think M&M has been a poster child, which is not for the markets in terms of a large cap that has moved like this. And as I said, कि 600-700 का 3-4 साल पहले आज 3,000 रुपया is a huge move. I know. काफ़ी शानदार मूव्स रहे हैं यहाँ पर. जेक्स, तो इस समय फिर एक रिटेल इन्वेस्टर यहाँ से, अब मार्केट बाय द वे अब डे हाई पर आ रहा है 24,360 पर. क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि बहुत जल्द ऑल टाइम हाई आ सकता है, और क्या मच हायर हाई मार्केट उसके बाद भी लगा सकता है, और अगर हाँ तो क्या ये भी सही समय है अब थोड़ा सा और लमसम में पैसा डालने के लिए? इस बात पे वही जो हम बात कर रहे थे कि क्योंकि पब्लिक इतनी लाइट हो चुकी है और मार्केट्स में फॉरेनर्स का भी सेलिंग हुआ है, लोकल्स का भी सेलिंग हुआ है, डर भी रहा है, तो बिल्कुल जो रेसिपी है खाने पकाने के जो रेसिपी है बिल्कुल बढ़िया हो चुकी है बुल मार्केट के लिए. बुल मार्केट का मेरे हिसाब से वो थीसिस चेंज नहीं हुआ है. इट इज़ जस्ट दैट क्या अब लीड करेंगे नेक्स्ट टाइम में, ये देखना ज़रूरी है. सो यू कुड स्टिल से कि अरे बुल मार्केट है, मैं तो FMCG में चला जाऊंगा जहाँ पर जो अभी तक स्टॉक्स नहीं चले हैं वहाँ शायद चल जाएँ या इंफ्रास्ट्रक्चर में चले जाएँ. आई थिंक वी नीड टू सी वेरी क्लियरली व्हाट कुड लीड द नेक्स्ट बुल मार्केट. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर बैंकिंग सेक्टर लीड करेगा तो नेक्स्ट न्यू हाई आने के चांसेस और ज़्यादा हैं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का वेटेज बड़ा है. इट हैज़ नॉट परफॉर्म फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द हेवी वेट्स फ्रॉम हियर. Can HDFC go to a 20 lakh crore market cap over the next 18 months, or can SBI go up another 30% from here? मुझे लगता है ये सब पॉसिबल है. इसीलिए मुझे लगता है कि अगर बैंकिंग लीड करता है तो there's a good chance that we could be looking at new highs, maybe even on the index. come January. एक आखिरी सवाल, अगर डार्क हॉर्स की बात की जाए तो वो क्या होगा इस समय मार्केट में, जिस पर इस समय शायद किसी की नज़र नहीं है लेकिन जो सरप्राइज कर दे आपको? आई एम नॉट श्योर. अगर आप इंडेक्स जैसे देखते हो, फ्रॉम एन इंडेक्स पर्सपेक्टिव मेनी स्टॉक्स आर इन मल्टीपल 25+ मल्टीपल्स. तो अगर आप एक स्टॉक है जो फ्रंट लाइन है, मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के करीब है, जिसमें विच इज़ देयर इन द टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस, विच इज़ गोइंग एट फ्री कैश फ्लो यील्ड्स ऑफ 7, 8 and 9%. तो मैं कंपनियों का नाम नहीं लूँ, तो उसमें मुझे लगता है कैन बी अ डार्क हॉर्स. कि टेलीकॉम में तेज़ी है, डेटा सेंटर्स में तेज़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में मेरे हिसाब से काफ़ी इन्वेस्टमेंट होगा. सो कीपिंग दिस इन माइंड, दिस कुड बी अ डार्क हॉर्स. अगेन डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ कि दिस इज़ बिकॉज यू आस्किंग मी टू मेक पुट मी ऑन द स्पॉट देयर, बट कीप द माइंड दैट एनीथिंग दैट आई मेंशन हियर आई विल हैव एन इंटरेस्ट इन. तो दिस कुड बी
डार्क हॉर्स, पोटेंशियल पोटेंशियल डार्क हॉर्स फॉर द ईयर। आपका डिस्क्लेमर हमने चला दिया है जेक्स, डोंट वरी अबाउट दैट। नहीं, आज के लिए ज़रूरी है कि हम तो ये mention सिक्योरिटी फर्स्ट पहले हमेशा मानते हैं कि पहले प्रिकॉशन उसके बाद बाकी कुछ, तो ये बिल्कुल सबसे पहले चला दिया डिस्क्लेमर। जेक्स बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। बात करेंगे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।